हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपके यूट्यूब चैनल एशिया 2000 में। दोस्तों, अब तक जो हमने टॉपिक किया था एक पॉलिटिकल साइंस का, उसमें कुछ बेसिक नॉलेज बताई थी केवल। उसका इतिहास जाना था, कहाँ से हमारे संविधान इतिहास शुरू हुआ, आखिर ज़रूरत क्या पड़ी संविधान बनाने की। बिना संविधान के भी तो देश चल सकता था। फिर अंग्रेज़ों ने क्यों कहा हमसे कि आपको संविधान बनाना चाहिए। तो संविधान बनाने से फ़ायदा ये है कि देश में जितनी भी क्रियाएँ होती हैं वो सब एक रूल रेगुलेशन के तहत हों तो थोड़ा अच्छा लगता है सबको। तो इसी वजह से संविधान बनाने की प्रक्रिया पड़ी थी, क्योंकि बहुत से लोग आज देखते होंगे एक गली से दूसरी गली में मारपीट होती रहती है। ये सब मारपीट जो बंद करानी थी वो किससे होनी है? ये सब इसी से तो मारपीट बंद होनी थी संविधान के अनुसार। तो दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना। आज हमारा शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक बात सुन लीजिए। हौसले ने मंजिल से कहा, हौसले ने मंजिल से कहा कि जा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा चल झूठी तेरी कोई औकात नहीं। तो आज फिर इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हमारी जो पॉलिटिकल साइंस शुरू होने वाली है, इस पॉलिटिकल साइंस में आज हम देखेंगे अपना संविधान सभा। हमने पहले पढ़ा था कि भाई संविधान में जो कुछ रेगुलेशन एक्ट हुए थे उनमें से मैं एक बार और आपको दोहरा दूँ कि भाई हम 3 टाइप में इसको कवर करना चाहेंगे। एक तो आप पढ़ेंगे इसमें क्या कि जो अंग्रेज़ों के हाथों में था, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे यहाँ, एक तो वो काल पढ़ेंगे। दूसरा 1600 का काल पढ़ेंगे। फिर तीसरा जब हमारा भारत एक स्वतंत्र होने जा रहा था तो उस समय इसमें क्या चेंजेस रहे, कौन सा इस पे नियम लागू रहा था, उस चीज़ के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो एक बार जो मेरे मन कर रहा है कि मैं आपको एक बता दूं। एक एक्ट है जिसको बोलते हैं 1773 का एक्ट। 1773 का एक्ट है एक। इसमें एक एक्ट आया है, तो इसमें बताया गया था कि 1793 में एक एक्ट आया और इसमें बांट दिया गया भारत को 2 भागों में। और यहीं पे भारत के सबसे पहले भारत में एक वॉइसरॉय चुना गया था, जिसे आज आप गवर्नर जनरल बोलते हैं, जिसे आप आज राज्यपाल बोलते हैं। ये 1773 में ही बना था। और 1773 में बना तो 1773 में जो हमारा गवर्नर जनरल बना था या फिर जो हमारा वॉइसरॉय बना था, तो उस वॉइसरॉय का नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स हमारा पहला वॉइसरॉय था। वॉरेन हेस्टिंग्स हमारा पहला वॉइसरॉय हो गया। इसके बाद 1773 फिर 1774 में ही एक कोलकाता में उच्च न्यायालय बना। 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय बना था। कोलकाता में एक उच्च न्यायालय बना। इसमें बस ये 2-3 ही बातें हैं जो याद आपको रखनी चाहिए, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है 1773 के एक्ट में। फिर इसके बाद अपना और भी एक्ट आते गए थे। 1773 में आया था, फिर एक 1791 में आया था, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पर ऐसे ही और भी एक्ट आते गए, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा 1935 का अधिनियम। सन 1935 का अधिनियम जो हमारे संविधान सभा बनने तक लागू रहा। ये हमारा संविधान सभा जब तक बन के तैयार नहीं हुआ तब तक हमारा यही काम करता रहा, 1935 का अधिनियम। फिर जब पहली बार हमारी संविधान सभा गठन हुआ तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो हमने बताए थे आपको कि 389 उसमें सदस्य थे। इसको याद रखने का एक अच्छा फार्मूला भी है, अगर आप रखना चाहो तो। जैसे 3 दूनी 6 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं, बस 8 में 2 ऐड कर देना है, बाकी ये सारा 3 की टेबल में है।
389 सदस्य थे, जिसमें 389 सदस्य में से 292 सदस्य तो ब्रिटिश भारत के थे, क्योंकि उस समय भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो देसी रियासतें थी और दूसरा हमारा ब्रिटिश भारत था। और भी एक और भी था जिसे बोलते हैं मुस्लिम लीग। इसमें 292 ब्रिटिश भारत से थे और 4 हमारे एक बोलते हैं अपना कमेटी जो आजकल हुआ करती हैं, तो उसमें 4 कमेटी हुआ करती थी, जिसमें हमने ABCD से नाम से पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो कृपया उसको ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है। 4 ABCD वैसे इसमें बता देते हैं। तो अपना A4 क्या हो गया हमारा, A को याद करेंगे, A4 से अजमेर, B से याद करेंगे तो B4 बलूचिस्तान, बलूचिस्तान यानी कि आज हमारा बलूचिस्तान, B4 बलूचिस्तान। फिर C4 कुर्ग, C4 कुर्ग। और फिर हमारे जाता है नंबर 4 आता है एक D, जिसे बोलते हैं D4 दिल्ली। ये 4 उस समय रेजिमेंट हुआ करती थी हमारे यहाँ। इन 4 के अलावा और 292 वो हो गए, देखो 389 थे, 292 वो हो गए, 4 ये हो गए, तो ये हो गया हमारा 6, 9, 296। अगर इस 296 को हम घटाया जाए 389 में से तो क्या बच के आएगा, अगर इसको 389 में से घटाया जाए तो 38 में से ये बच गया हमारा 3 और हमारे 9 तो 93, लगभग 93-92 के आसपास हमारी देसी रियासतें थी। जिन देसी रियासतों में 2 तरीके थे, तो मुस्लिम लीग के लोग जुड़े हुए थे और हमारी देसी रियासतें उसमें जुड़ी हुई थी। फिर इससे आगे और देखते हैं। अब हमारे संविधान सभा की बैठकें शुरू हो गई। तो संविधान सभा की जब बैठकें शुरू हुई तो सबसे पहले एक मीटिंग हुई थी, जिसमें मीटिंग हमारी जो हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई और इस पहली मीटिंग की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है कि हमारे राष्ट्रपति चुने गए थे। अब ये राष्ट्रपति, पहले तो बता दूं कि 9 दिसंबर जो 1946 को मीटिंग हुई थी ये दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। फिर उसके बाद जो हमारा राष्ट्रपति बना था इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को जो राष्ट्रपति बनाए गए थे वो अस्थायी राज्य राष्ट्रपति बनाए गए थे, जिसे डॉक्टर सच्चिदानंद है, जिनको पहला राष्ट्रपति बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर सच्चिदानंद को पहला हमारा राष्ट्रपति बनाया गया था और ये राष्ट्रपति अस्थायी थे। फिर इसके बाद दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को। दूसरी मीटिंग कितनी तारीख हुई, दो दिन के अंतराल पर है, 3 मीटिंग हुई और तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि दूसरी मीटिंग हुई, इस दूसरी मीटिंग में 2 काम हुए थे। एक हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति चुना गया था और दूसरी हम बात करें तो इसमें प्रस्तावना भी पेश हो चुकी थी। नहीं सॉरी, तो इसमें तो जो प्रस्तावना हमारी जो पेश हुई थी ये तीसरी मीटिंग में जाकर हुई थी, लेकिन दूसरी मीटिंग में जो हमारी हुई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए थे और वो राष्ट्रपति थे बिल्कुल स्थायी। लेकिन याद रखना, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति नहीं है, ये संविधान सभा उस समय भी हमारा आज़ाद नहीं हुआ था हमारा देश, तो उस समय राष्ट्रपति लोगों के कहने पर बने थे। ठीक है, अब इसमें बात आती है हमारी जो तीसरी मीटिंग हुई, तो तीसरी जो मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर को हुई थी। तीसरी मीटिंग हुई 13 दिसंबर को 1946 को ही हुई थी। 13 दिसंबर को तीसरी मीटिंग, जिसमें प्रस्तावना रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने हमारी प्रस्तावना रखी थी। इस प्रस्तावना में दो कुछ अक्षर हैं जिनको हम बोला जाता है संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक, ये कुछ शब्द उसमें लिखे गए थे पहली प्रस्तावना में। फिर हमारी हो चुकी है पहली मीटिंग होली
3 डेट पढ़ी है हमने। एक तो पढ़ी है हमने 9 दिसंबर, दूसरी पढ़ी है हमने 11 दिसंबर और तीसरी पढ़ी हमने 13 दिसंबर। ये 3 मीटिंगें हमने पढ़ी और तीनों मीटिंग में आपको पता भी होगा, पहली मीटिंग में चुनी गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद जो एक अस्थाई राष्ट्रपति थे, और दूसरी मीटिंग में स्थायी राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी मीटिंग में हमारी प्रस्तावना रखी गई थी। इस प्रस्तावना पर आराम से विचार विमर्श करके लगभग दिसंबर के आसपास आराम से मार्च के महीने के आसपास इनको प्रस्तावना सबने स्वीकार कर ली। फिर संविधान सभा में आगे बढ़ते गए। इसके बाद जो काम हुए थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि संविधान बन रहा था तो सब संविधान में लगे हुए थे कि हाँ, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा इंतजार था कि संविधान बन के तैयार हो। उस समय सबसे महत्वपूर्ण कड़ी की अगर मैं बात करूँ तो जो 389 सदस्य आए थे हमारे, इन 389 सदस्यों के उस समय हमारा भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। उस समय लगभग जो जनसंख्या थी वो हमारी 40 करोड़ थी। अब 40 करोड़ जनसंख्या थी तो उन्होंने बताया था कि 10 लाख पे आप एक व्यक्ति चुन सकते हैं। देखो लगभग 10 लाख में कम से कम डिवाइड करें तो 400 आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने, 389। अब इन 389 आने के पीछे कारण था कि देशी रियासतें जो थी वो आना नहीं चाहती थी। देशी रियासतों के मन में कुछ और था कि हम अपना अलग भारत बसाएंगे, तो इसीलिए देशी रियासतें आना नहीं चाहती, तो उनमें से 389 सदस्य ही आए। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन 303 सदस्य आए थे। इसमें एक सीट है, बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सीट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज महाराष्ट्र मुंबई की। महाराष्ट्र मुंबई की उस समय एक सीट वहाँ से ली गई थी, तो वहाँ से लड़े थे चुनाव। एक तरफ हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, मतलब पूरी बम्बई की बात करते हैं तो आप जानते हैं बम्बई कितनी बड़ी है, उसमें अकेले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खड़े थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर वहाँ पे खड़े थे और पूरी बम्बई उनकी तरफ थी। मतलब बम्बई वालों ने ठान लिया था कि भाई SC ST का कोई भी यहाँ पर नहीं जाने देंगे, क्योंकि उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस टाइम का काल में पढ़े लिखे, उस टाइम पे बहुत छुआछूत हुआ करती थी, तो इसी वजह से सब लोगों ने ठान भी लिया था कि इनको यहाँ से चुनाव नहीं जीतने देंगे। तो वो ऐसा हुआ भी, वो जीते भी नहीं, हार के उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। फिर वो सीधे चले आए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद जो ब्रिटिश भारत था हमारा, पश्चिम बंगाल में भी, तो पश्चिम बंगाल से वहाँ पर मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीगों ने उन्हें अपनी तरफ से खड़ा किया और पश्चिम बंगाल से जीत के वो सांसद बने थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस क्षेत्र या फिर किस सीट से आए थे, तो किस सीट से आए थे, वो पश्चिम बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से ऐसे उनका निर्वाचन हो चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण कुछ एक इम्पोर्टेंट आती है कि हमारे जब बने गया संविधान सभा, तो इसमें एक व्यक्ति थे BN राव, बेनेगल राव, बेनेगल राव। देखो उस टाइम पे भी संविधान सभा बनाने के लिए सभी ने पैसे लिए थे, लेकिन ये एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने उस खर्चे के लिए कोई पैसा नहीं लिया था। जो भी काम किया इन्होंने सब फ्री किया था। वैसे पैसे लेने भी चाहिए, क्योंकि पैसे उस टाइम पर उनके भी तो बालक बच्चे थे, उनको भी तो पालना था, तो इसी वजह से उन्होंने पैसे लिए। लेकिन ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम आज भी देखा जाता है कि BN राव, जिन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया संविधान सभा में संविधान का निर्माण करने में। फिर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि उस संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। आपको अध्यक्ष तो पता चल जाएगा, लेकिन उपाध्यक्ष कोई याद नहीं रखता। तो उपाध्यक्ष कौन थे उस समय, उपाध्यक्ष सुन लीजिए, HC मुखर्जी। HC मुखर्जी उस समय हमारे उपाध्यक्ष हुआ करते थे। फिर HC मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हमको पता ही था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपाध्यक्ष हमारे, ये हो गए सदस्य 389 से। फिर जैसे ही हमारे और भी जो इनका गठन हुआ उसमें हमारे बने थे, जैसे संविधान सभा जब हमारा पुनः गठन हुआ था दोबारा, क्योंकि संविधान आज भारत आज़ाद हो चुका था, तो भारत आज़ाद होने के बाद जो दोबारा उठकर खड़ा हुआ था, तो उसमें सदस्यों की संख्या 292 के आसपास थी।
फिर चलो ये डेट कोई इम्पोर्टेंट नहीं पूछती, लेकिन जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ उस पे कितने सदस्यों ने अपने अपने साइन किए थे, ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो उसमें जो सदस्यों ने साइन किए थे वो 284 थे, और 284 में 15 प्लस महिलाएं थी, 15 प्लस महिलाएं थी। ये हुई 284 सदस्य थे, 15 प्लस उसमें महिलाएं थी। फिर हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। संविधान जब बन के तैयार हुआ तो इसे लागू करवाना भी बहुत ज़रूरी था। आखिर बनना, जब संविधान बना तो संविधान बनने में टाइम कितना लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये उसमें टाइम लगा था। अब इन टाइमों की बात करते हैं तो इनमें एक बहुत बड़ी समिति थी जिसका काम सौंपा गया था प्रारूप समिति, क्योंकि संविधान को बनाने के लिए 21 समितियां बनाई गई थी। संविधान को बनाने के लिए 21 समितियां बनाई गई थी, जिनमें से हम कुछ समितियों के नाम पढ़ेंगे, जिनमें से 7-8 समिति हैं जो इम्पोर्टेंट और पूछी भी जाती हैं। तो एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसे कहा जाता है प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति ने 114 दिन, तो मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, उनमें से अकेले 214 दिन तो इसने बहस करी थी प्रारूप समिति ने। अब इस प्रारूप समिति की बात करते हैं तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। जिन 7 सदस्यों में थे, जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देखो, जो पश्चिम बंगाल से जीत कर आए वो यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बना के तैयार किया तो इन्होंने एक बहुत अच्छी उपाधि दी गई थी, भारत की जननी, भारत के संविधान की जननी। अब आप जननी बहुत अच्छे से समझते हो कि जो माँ जन्म देती है उसको बेटा, तो यानी कि संविधान को जो जन्म दिया है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। भारतीय संविधान के पिता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। फिर इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण समिति थी, जैसे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार समिति जो थी, इस पर कौन सी समिति बनाई गई थी, तो मौलिक अधिकार समिति के लिए जो इसके अध्यक्ष थे वो मौलिक अधिकार समिति जो है, इस मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर ऐसी ही एक और समिति आती है जिनमें से झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष बार बार पूछा जाता है। झंडा समिति 2 समिति हैं, इनको दोनों को ध्यान रख लेना। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो तो BN राव थे। दूसरा एक आती है राष्ट्रीय ध्वज समिति। दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज की जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बस ऐसे ही 2-4 कमेटी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो हमने जान ली हैं। इसके बाद जो सदस्यों की संख्या भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा संविधान लागू होना था तो संविधान बन के तैयार हो चुका था 26 नवंबर तक, मतलब जो आखिरी बैठक हुई थी वो 24 नवंबर को आखिरी बैठक थी हमारी। अब 24 नवंबर 1949 को ये हमारी आखिरी बैठक खत्म हो गई। इस बैठक को खत्म होने के बाद इन्हें संविधान को लागू भी तो करना था। इस संविधान को लागू करने के लिए 26 नवंबर 1949 चुना था। ध्यान से सुनना, 26 नवंबर 1949 चुना था। 26 नवंबर 1949 को हमारा ऐसे नहीं पूछता कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू होता है, ऐसे पूछता है कि हमारा भारत कब अंगीकार किया गया। अंगीकार का मतलब है कि पूरे जो संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें से कुछ अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए। उन अनुच्छेद लागू किए गए तो उन्हें कहा जाता है कि भारत का संविधान किस दिन अंगीकार किया गया था। तो अंगीकार का नाम आया तो 26 नवंबर 1949। लागू में मत जाना, लागू में मत जाना, लागू नहीं हुआ था इस दिन, बस खाली अंगीकार किया गया था। जब अंगीकार किया गया तो इसमें कितने अनुच्छेद थे जो उस दिन लागू कर दिए थे, तो उस दिन अनुच्छेदों की संख्या थी 15, और मैंने लिखा है 15+1, ये भी चुन लेना। 15+1 तो मतलब हो गए 16 अनुच्छेद उस समय लागू किए गए थे। तो हम बात करते हैं कि ये 15+1 क्या था। तो 15+ अगर मैं गिनना चाहूँ तो 15 जो अनुच्छेद थे, पहले 15 अनुच्छेदों की बात करते हैं। चलो मैं 93 बता देता हूँ। तो जो एक था इसमें हमारा 393वां संविधान
का अनुच्छेद 393, जिस 393 अनुच्छेद है, इसमें हमारा लिखा गया था कि भारत का संविधान, यानी कि भारत के संविधान का नाम लिखा गया है। अब इसका नाम क्या है, तो हमारे संविधान का नाम है भारत का संविधान। इस 300 अनुच्छेद में लिखा गया है भारत का संविधान। 393 अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है कि भारत का संविधान। फिर इसके संग ही इसको लागू करने की तिथि भी लिखी गई है कि यह इससे लागू किए गए थे। 393 हो गया। एक 394 अनुच्छेद है जिसमें हमारे संविधान को लागू करने की तिथि दी गई है, जिसमें संविधान को लागू करने की तिथि दी गई है। फिर इसके साथ ही हमारे संविधान को लागू करने की जो हमारे जो 15 अनुच्छेद थे जो लागू किए गए, तो उनके एक बार सुन लीजिए। एक तो था हमारे, शुरुआत करते हैं 3 से नहीं 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 15 अनुच्छेद लागू करवाए गए थे। और 361, 362, 363, 362, 363 और फिर आता है 391, 392 और 393। तो देखो 3, 3, 6 और 5, 6, 7 और हमारे एक और भी बीच में जो अनुच्छेद थे, वैसे इनको ऐसे पूछते नहीं है रे, लेकिन मैंने बता दिया है कि उस दिन जो लागू किए गए थे, तो 26 नवंबर को कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, 15 + 1 मतलब 16 अनुच्छेद उस समय लागू कर दिए थे। बस इतना याद रखना है, 16 + 1 यानी कि इतने अनुच्छेद उसमें लागू किए गए थे। अब ये 16 प्लस अनुच्छेद ये लागू कराए गए हैं, तो इनके बाद लागू करने के बाद फिर हमारा संविधान में आखिर जब बन के तैयार हुआ था, तो उसकी बात कर लेते हैं। उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 उसमें अनुसूचियाँ थी, और भाग की बात करते हैं तो उसमें 22 भाग थे। जब संविधान लागू किया गया था तो उसमें ये हालत थी। और आज की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्तमान में 2021 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आज लगभग 475 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। और अगर बात करें इसके 12 अनुसूची होगी, हमारे 25 भाग हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 475 अनुच्छेद हैं, इनको अभी एज इट इज मतलब लिखा तो उतना ही जाता है 365, 395 अनुच्छेद ही नहीं लिखा जाता है, लेकिन ऐसे बढ़ा दिए कि मानो 16 का ए हो गया, 16 का 2। गिनने की दृष्टि से तो हैं ये 475, लेकिन अभी भी संविधान में जो लिखे हुए हैं वो 395 ही हैं। ऐसे ही भाग की बात होती है, 22 हैं तो 22 ही, लेकिन 25 गिना जाता है। 25 काउंटिंग करेंगे तब 25 बैठेंगे वो, क्योंकि उनमें ऐसे 22 में का ए भाग, ठीक है, ऐसे समय भाग बढ़ा दिए ABC करके। फिर संविधान के अनुच्छेद हो गए, इनको अब 3 भागों में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे संविधान के पहले पढ़ेंगे हम अपने भाग। अब इस संविधान को पूरे को 3 भागों में बांट दिया। पहले पढ़ेंगे संविधान के भाग, फिर पढ़ेंगे अनुसूची, फिर इसके बाद पढ़ेंगे अनुच्छेद, तब जाके ये हमारी कंप्लीट होगी। तो संविधान के 3 भागों में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम भाग के बारे में, दूसरी पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में, और तीसरी पढ़ेंगे हम अनुच्छेदों के बारे में। इस तरह बढ़ते बढ़ते हम अपने आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्ट बनेगा। अभी इतना आसान नहीं है वैसे ही कहा जाता है पॉलिटिकल में, पर आप टेंशन ना लो, धीरे धीरे पढ़ो, सारा कुछ हो जाएगा। तो इनको 3 भागों में मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज तो भैया ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के लिए थैंक्स देखने के लिए वीडियो, धन्यवाद।